Page number 8, chapter number 4, part 2, puzzles in your surroundings. Puzzles means what? हमारे सराउंडिंग में आसपास में कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते कि हम खुद क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं, ये क्यों होता होगा, कैसे होता होगा। उसे कहते हैं पजल्स। तो यहाँ पे हमारे लिए एक क्वेश्चन है, व्हाई डज इट हेल इवन इन समर। गर्मी के दिनों में भी कभी कभी बारिश होती है, ये क्यों होती है। तो देखते हैं आगे उसका रीज़न क्या है। वी फील वेरी हॉट इन समर, द सन शाइन्स ब्राइटली एंड द टेम्परेचर इज हाई। गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी होती है, सूरज की किरणें भी बहुत तेज रहती है और टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। एंड द सडनली देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट स्टार्ट रेनिंग। और फिर अचानक से काले बादल छाए जाते हैं और बारिश होनी स्टार्ट होती है। नॉट जस्ट वाटर बट इवन स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस। तो बारिश तो होती है लेकिन सिर्फ बारिश में पानी नहीं गिरता है, तो आइस के छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं, वो भी छोटे छोटे आइस भी गिरते हैं, जिसे हम घर की लैंग्वेज में खड़े वगैरह ऐसा बोलते हैं। वी से इट हैज़ स्टार्टेड हेलिंग। तो हम इसे बोलते हैं हेल, कि हेलिंग होना स्टार्ट हुआ है। द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस आर कॉल्ड हेलस्टोन्स। जो आइस के स्मॉल बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आइस के, उससे कहते हैं हेलस्टोन। वाई डज इन इट हेल इन द हॉट समर सीजन। तो फिर गर्मी के सीजन में बारिश होती है, वो भी बर्फ़ गिरती है, ऐसा क्यों होता है। एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड द टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल। जैसे जैसे हम ज़मीन से आसमान की तरफ ऊपर ऊपर साइड जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है, मतलब हवामान थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठंडे ठंडे। जैसे जैसे हम ऊपर साइड जाते हैं हवामान ठंडा लगता है हमें। अब इन द स्काई इट इज़ वेरी कोल्ड इवन इन द हॉट सीजन। गर्मी के दिनों में भी ऊपर साइड जाते हैं जब आसमान की तरफ, गर्मी के दिनों में भी वो बहुत ठंडा रहता है। यू नो दैट देयर आर वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स दैट वी सी इन द स्काई। अब हम सबको जैसे कि पता ही है कि हवा में भी वाटर पार्टिकल्स रहते हैं, छोटे छोटे पानी की बूंदें रहती है, जो हमें आंखों से भी नहीं दिखती। फॉर एग्जांपल बारिश के दिनों में देखो, जब बारिश होती है तो हम सामने सामने देखते हैं तो हमें दिखती है कि बारिश की बूंदें गिर रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ऊपर देखोगे तो आपको वो बारिश की बूंदें भी नहीं नज़र आती। वैसे ही उसे कहते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, जो आंखों को नज़र नहीं आते, छोटे छोटे एकदम, तो वो हवा में रहते हैं। वेरी हाई अप इन द स्काई द वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स टर्न इनटू द लिटिल बिट्स ऑफ आइस। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो पानी की बूंदें हैं वो हवा में घुल मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। समटाइम्स देयर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द क्लाउड्स दे पुश दिस लिटिल बिट्स ऑफ आइस अपवर्ड। अब बहुत बार क्या होता है कि ऐसी हवा बहुत ज़ोर ज़ोर से आसमान में चलती रहती है, तो इसके वजह से जो आइस, जो वाटर पार्टिकल्स रहते हैं, वो ऊपर साइड ढकेला जाता है हवा की वजह से, और वो बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स जब एक दूसरे को से आके मिलते हैं तो उसके छोटे छोटे आइस बन जाते हैं। सो दे डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड। तो उसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरते, दो दे गो अप एंड कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स विच फ्रीज ऑन टू देम। तो इसके वजह से क्या होता है, जो वाटर पार्टिकल्स रहते हैं वो हवा की वजह से ज़मीन पे आके ना गिर के वो आसमान की तरफ ऊपर जाते हैं, और जब बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब कड़क हो जाते हैं। दस द टाइनी बॉल्स गेट बिगर एंड बिगर, और इसके वजह से वो बड़े बड़े होते जाते हैं। दे टर्न इनटू हेलस्टोन, द हेवी हेलस्टोन देन फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ शावर। और इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे आइस और वाटर पार्टिकल्स एक दूसरे से हवा में मिलते हैं, फ्रीज होते हैं, उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े से आइस बनते हैं वो, और वो ज़मीन पे गिरते हैं शावर के रूप में। जैसे कि बहुत सारी बारिश के साथ में बहुत सारी बूंदें गिरती है बारिश की, वैसे वो आइस के जो बॉल्स रहते हैं छोटे छोटे वो गिरते हैं ज़मीन पे। वेरी टाइनी हेलस्टोन मेल्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड। अब इसमें से क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे ऐसे आइस बॉल्स रहते हैं, वो ज़मीन पे गिरने से पहले ही बहुत बार पिघल जाते हैं। दे टर्न इनटू रेन ड्रॉप्स,
और उसका फिर से पानी हो जाता है। तो पानी होने के बाद वो फिर से क्या आसमान में ऊपर चले जाते हैं? नहीं, बट सम हेलस्टोन रीच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट। और इसमें से कुछ हेलस्टोन रहते हैं वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, पिघलने से पहले ही ज़मीन पे गिर जाते हैं। A light shower of hail can be great fun, but a hailstorm can cause great damage to crops, plants and animals. हमने बहुत बार सुना होता है कि बर्फ़ की बारिश हो गई, तो ऐसी बर्फ़ की बारिश जिसमें जो आइस के टुकड़े रहते हैं वो छोटे छोटे गिरते हैं, जिससे हमें कोई इंजरीज नहीं हो सकती, वैसी बारिश हम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े आसमान से गिरते हैं, तो इसकी वजह से हम बहुत बार ज़ख्मी हो जाते हैं। और जो प्लांट्स रहते, फसल रहती है, वो टूट जाते हैं, किसानों की फसल ख़राब हो जाती है, और जो एनिमल्स रहते हैं वो इंजर हो जाते हैं, उनको बहुत लगती है, ज़ख्मी हो जाते हैं वो। महाराष्ट्र वॉज हिट बाय अ सीरीज ऑफ हेमस्टॉर्म इन 2014। अभी 2014 में महाराष्ट्र में एक बार ऐसा हुआ था कि ऐसी बारिश हो गई थी आइस की। यहाँ पे देखो आइस के बहुत बड़े बड़े ऐसे टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं। अभी ऐसे आइस से किसी ने आपको मार दिया तो आप क्या करोगे? फिर आपको तो ऑब्वियसली लगेगा ही। तो क्या हुआ था? द हेलस्टॉर्म डिवास्टेड thousands of acres of standing crops, fruits crops were ruined, birds and animals were killed and injured in large numbers। फिर क्या हुआ था कि ऐसी बारिश हुई, उसकी वजह से बहुत सी फसल थी, हज़ारों एकड़ की ज़मीन में लगी हुई फसल ख़राब हो गई। फ्रूट्स जो बारिश की वजह से गिरते हैं नीचे वो ख़राब हो गए। गिरे हुए फ्रूट्स तो कोई मार्केट में परचेस नहीं करता। उसके बाद जो बर्ड्स एनिमल्स थे वो बहुत ज़ख्मी हुए और बहुत से उसमें से मर भी गए थे। फार्मर्स सफर्ड हैवी लॉसेस। जो किसान रहते हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इट वॉज अ ग्रेट नेचुरल कैलामिटी। और एक ये बहुत बड़ी नैसर्गिक आपत्ति, कैलामिटी, कैलामिटी मीन्स व्हाट? तो आपत्ति होता है। You may have other questions that puzzle you. Note down at least 10 such questions on the basis of your observation of things and event in your surroundings। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे, तो आपको क्या करना है? ऐसे क्वेश्चंस एक नोटबुक में आपको लिखने हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस लिखने हैं, और उसका आंसर आपको ढूंढने का ट्राई करना है कि उसका रीज़न क्या होगा। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और a few examples are given below. First, where do flowers get their color from? Why are leaves green? अभी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हमें ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि जो फ्लावर्स का कलर रहता है अलग अलग कलर्स का, तो वो अलग अलग कलर के कलर कहाँ से आता है फूलों का? जैसे कि येलो रहता है और रेड, पिंक, पर्पल, ऐसे सारे कलर्स है, तो फूलों को वो कलर्स कहाँ से आता है? और जो लीव्स रहते हैं, झाड़ के पत्ते रहते हैं, वो ग्रीन ही क्यों रहते हैं? उनका फूलों की तरह अलग अलग कलर क्यों नहीं रहता? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि जब हम ऑनियन कट करते हैं तो कटिंग के टाइम हमारे आंखों से पानी क्यों आता है? हम रोना स्टार्ट क्यों करते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में आते हैं। देखो, सो नोट ईच क्वेश्चन ऑन अ सेपरेट पेज इन योर बुक ऑफ साइंस, ड्रॉ सुटेबल पिक्चर और पेस्ट रिलेटेड फोटोग्राफ दैट पेज। ओके, तो फिर क्या करना है कि एक नोटबुक लेनी है, उसमें आपको एक पेज पे एक क्वेश्चन करके ऐसा लिखना है, और हो पॉसिबल हुआ तो आपको ड्राइंग बनाना है आपके हिसाब से वहाँ पे, और नहीं हुआ तो जो फोटो देखोगे उसके रिलेटेड वैसा फोटोग्राफ आपको काट के वहाँ पे चिपकाना है। ट्राई टू फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स। अब क्या करना है? ऐसे सारे क्वेश्चन सिर्फ आपको लिख के टाइम पास नहीं करना है, तो उसके क्वेश्चन के आंसर ढूंढने का आपको ट्राई करना है कि क्या रीज़न हो सकता है। मेक यूज़ ऑफ साइंस जर्नल एंड रेफरेंस बुक्स टू फाइंड द आंसर। अभी इसके लिए, इन आंसर को ढूंढने के लिए आप साइंस जर्नल रहते हैं या ऐसे कोई अदर रेफरेंस बुक रहेगी, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे कि आप सबको पता है जो स्कूल में हम बुक्स पढ़ते हैं वो हमारे नॉलेज के लिए इनफ नहीं है, हमें अदर बुक्स भी बहुत सारी पढ़नी चाहिए। सो आप ऐसे कोई बुक का यूज़ कर सकते हो। यू मे फाइंड द आंसर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे भी आपको आंसर मिल सकते हैं। आप देखो, टाइप करके देखो, यूट्यूब पे देखो, या इंटरनेट के ऐसे कोई भी गूगल में सर्च करो, आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा।
With the permission and guidance of your parents, guardian or teachers, browse through the informative website. हाँ, ऐसे ही आप गूगल कर सकते हो, वही यहाँ पे कहा गया है. You may find some of the answer you need in your textbook or in other informative book. Note down the answer on the relevant pages. फिर क्या करोगे आप, इसके आंसर आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, फिर उसका आंसर आपको आपके नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखना है. When you have collected a few experiment and answer in your question, put them all together in your very own book of science. और जब आपको आपके आंसर मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस के, तो एक ऐसी आपकी बुक बन जाएगी. उस बुक को आपको नाम देना है योर बुक ऑफ ओन बुक ऑफ साइंस. ओके, तो बहुत इजी चैप्टर था. आप इसका यूज़ अदर भी कोई चीज़ के लिए कर सकते हो, जैसे कि ये साइंस की बुक बन गई आपकी, फिर कोई क्राफ्ट की बुक हो कि कोई चीज़ कैसे बनानी है, या स्टोरी बुक हो. ऐसे बहुत सारे आप बुक्स खुद से बना सकते हो. सो इसके हार्डवर्ड्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, वो आपको हार्डवर्ड्स आपकी नोटबुक में लिखने हैं. थैंक यू.